बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं जवाद कमाल। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान की मुल्की सियासत में इस वक्त गूंज है। इस बयान के बाद हुकूमत की जानिब से उस पर रद्दअमल भी सामने आया और खबर यह है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि साबिक वजीर आजम पर मुकदमा किस हवाले से करना है। बगावत का मुकदमा भी हो सकता है और ये गैर जिम्मेदाराना बयानात को लेकर गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है। हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है, जबकि पीटीआई का इस पर मौक़िफ़ अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। बहरहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि ख़दशे और ख्वाहिश में फर्क होता है। मुल्की सियासी लीडरान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात उनकी अपनी सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम में क्या नैरेटिव बिल्ड होता है, इंटरनेशनली तौर पर किस तरह इन बयानात को देखा जाता है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। फिर उसके बाद प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। मूडीज ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया है। ये मुल्क की मईशत के लिए यकीनी तौर पर एक बुरी खबर है। पहले ही पाकिस्तानी मईशत इस वक्त बकौल हुक्मरानों के वेंटिलेटर्स पर है पाकिस्तानी मईशत, और वेंटिलेटर पर मईशत हो और इस तरह के फैसले आए तो उनको किस तरह संभाला देना है। हुक्मरान जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में मईशत कहां पर जा रही है। और फिर 11 जमाती हुकूमती इत्तेहाद ने अवाम पर एक बार फिर बिजली का इस बार बॉम्ब गिराया और बिजली का बड़ा झटका दिया है। 7 रुपए 91 पैसे का इजाफा किया है फी यूनिट, जिसके बाद में यकीनी तौर पर महंगाई का भी एक बड़ा तूफान आएगा और आम आदमी पर बोझ पड़ता नजर आ रहा है। आम आदमी के बोझ को कौन कम करेगा, कौन सी हुकूमत कम करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के भी दावे थे और अब ये 11 जमाती मखलूत हुकूमत है, इसका भी दावा था, लेकिन नताइज इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए जो दरखास्त थी वो पेशगी दरखास्त को एतराज लगाकर वापस कर दिया और मुताल्लिका इदारों से रुजू करने का हुक्म दिया है। अब पीटीआई के लॉन्ग मार्च 2 या धरने 2 का क्या बनेगा, इमरान खान साहब क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, और सीनियर तज्जियाकार समर अब्बास साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुसर्रत चीमा साहिबा, गैर जिम्मेदाराना बयानात अपोजिशन में जाते ही इमरान खान साहब के बढ़ते जा रहे हैं। उनके इस तरह के बयानात खुद उनकी अपनी सियासत के लिए किस कदर नुकसानदेह होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जवाद साहब, सबसे पहले तो जिस चीज़ को जो गौर तलब बात है, जिस पे गौर किया जाना चाहिए, कोई एक स्टेटमेंट जो गैर जिम्मेदारी पे मबनी हो, पहले तो वो हमारे सामने लाई जाए। नंबर 1, ख्वाहिशों पे मबनी फैसले नहीं हो सकते कि ये इनकी ख्वाहिशात हैं। गैर जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी ही हमेशा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निभाई है और उन्होंने इस मुल्क को हमेशा अपने सब्र से, हौसले से, हिम्मत से, बहादुरी से इस मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने से रोका ही है और उसी में उनका मुस्बत किरदार अदा किया उन्होंने। मसलन मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखती हूँ। गैर जिम्मेदारी या खुदा न खास्ता जो इल्ज़ाम लगाने की या साजिशें, अभी जो बैरूनी साजिश वो तो थी ही थी, अभी तक इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को तबाह करने के लिए मज़ीद जो साजिशें रचाई जा रही हैं, तो उसका मैं इनको सादा सा जवाब दे दूं कि बर्बादी के सिवा कोई चीज़ नहीं होगी और वो बर्बादी इनका मुकद्दर होगी। क्यों? कौन सी गैर जिम्मेदारी उन्होंने की है, बताए ना। मरियम की जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स मैं बताऊं अभी यहाँ पे, जिस तरह से सरबराहान के नाम लिए जाते थे, जिस तरह से उनके वालिदे मोहतरम ने, मैं कहती हूँ कि जिस तरह से मुल्क के इदारों को सर साहब कभी सोवियत यूनियन की एग्जांपल नहीं दी थी। वो एक भयानक मिसाल है। सोवियत यूनियन की एग्जांपल पाकिस्तान के लिए कोट करना, वो इस तरह की एग्जांपल नहीं दी गई वहां से। नहीं, देखिए फिर मैं अर्ज करती हूँ ना, जो फलस्तीन के अंदर आज हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिसके लिए हम तमाम ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाते हैं, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि चादर और 4 दीवारी यही चार्जशीट है ना। उसके बाद बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है और जो इंडियन जो आर्मी है वो वहाँ पे उनकी चादरों से दुपट्टा छीनती है जिस तरह से, तो क्या पाकिस्तान में वो मनाजिर नहीं थे? क्या ऐसा जुर्म किया था पुरअमन पाकिस्तानियों ने, निहत्ती औरतों ने, छोटे बच्चों ने? कौन सा उन्होंने ऐसा नारा लगाया था जिससे रियासत खतरे में पड़ गई थी? कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। और अगर आप मुल्क का जो मेजॉरिटी है
उसको आप उससे हक हुक्मरानी छीनेंगे, जो अकलियत है उनको आप सीएम भी बनाएंगे और वजीर आजम भी बनाएंगे, ये तो चलो आपने कर लिया। उसके बाद क्या एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर सियासी जमात को आप ये हक भी नहीं देंगे कि वो पुरअमन एहतजाज करे, जब आप बेसिक राइट्स को एक खास तबके के लिए मुअत्तल कर देंगे और वायलेशंस की हद करने वालों को आप ऐवानों में पहुंचाएंगे, तो फिर वहां पे अनारकी फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक अगर नहीं है इस मुल्क में अमन है तो वो याद रखें हमारी वजह से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड डिसीजन मेकर्स है ना, जो आके जिस तरह से ये फैसले करने लगे हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमें पाकिस्तान अजीज है, उनसे कहीं ज्यादा हमारी जान भी कुर्बान। हम कभी गैर जिम्मेदारी का नाम ने मुजाहरा किया है, ना हम करेंगे, ना हम इस तरह का इरादा रखते हैं। लेकिन जब पुरअमन शहरियों के ऊपर, जब निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर जिस तरह से डंडे बरसाए गए, 5 लोगों को उनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है, उनका गुनाह कसूर क्या था? ठीक, इख्तियार वली साहब से जानते हैं 5 लोगों की शहादत का जिम्मेदार कौन है। इख्तियार वली साहब, निहत्ते लोगों पर डंडे बरसाए गए, तशद्दुद किया गया, वायलेंस किया गया, हुकूमत की जानिब से पीटीआई को पुरअमन एहतजाज करने का हक है, उन्हें दें। थैंक यू जवाद भाई। सबसे पहले तो निहत्ता कौन था, ये तो इमरान खान ने खुद कह दिया। कल आपने सुना होगा कि हमारे लोगों के पास असलहा भी था, पिस्तौल था। ये निहत्ते वहत्ते कोई नहीं थे। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो है वो इस मुल्क में आज़ाद है, उस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन जब आप असलहा लेकर चलेंगे, पेशावर से जब ये जुलूस लेकर आ रहे थे तो वहाँ के मुख्तलिफ चौकों से जुलूस स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे हवाई फायरिंग की गई, अपना असलहा दिखाया गया। और मार्च से पहले जब इन्होंने ऐलानात किए थे कि ये खूनी मार्च होगा, इसमें कत्ल होंगे, जलाओ, घेराव, ये सारे ऐलानात तो इन्होंने खुद किए थे। जहाँ तक ये मेरी बहन फरमा रही हैं कि इमरान खान को फ़ौज से और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो प्यार हमने तो कहीं नहीं देखा। थोड़ा सा हमें भी दिखाएं। आप अपने अलावा तो किसी चीज़ को मानते नहीं हैं। आप वज़ीर आज़म है तो ठीक है, आप वज़ीर आज़म नहीं है तो नहीं है, कोई फिर नहीं बने, कोई नहीं बनेगा। अच्छा, आपने जिस सूबे की ये जिक्र कर रही हैं, उस्मान बुज़दार को बिठा के आपने पंजाब का सत्यानाश कर दिया। महमूद बुज़दार को केपी में बिठा के आपने वहाँ का सत्यानाश कर दिया। मरकज़ में खुद इमरान बुज़दार ने कौन सी चीज़ ऐसी छोड़ी है? आपसे कुछ होता तो है नहीं। 50 लाख घर नहीं बना सके, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके। डॉलर आपने 100 से 190 पे पहुंचा दिया, 189 पर। पेट्रोल 65 से आपने 150 पे पहुंचा दिया। अब अगर ये लोग होते तो ये पेट्रोल 150 का की बजाय ये 250 का होता। इकोनॉमी का आपने सत्यानाश कर दिया। इमरान खान साहब ने तो आवाम से वादा किया था कि वो जुलाई तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो एक अलग बात है। आज जो ये कह रही है ना कि बिजली गिर रही है और पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सारी चीजें इनकी हुकूमत की एरियल है, ये पाइपलाइन में है। इन्होंने तो हुकूमत की ये मईशत की आज बात करती है। लेकिन उस हुकूमत का दावा था कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। जवाद भाई, मैं एक मिनट जरा थोड़ा, ये कहीं सुनी जलसों की इनकी तकरीरें, कौन सी ऐसा वादा, कौन सा ऐसा दावा में कहा था? जी मैं बता रहा हूं आपको, इमरान खान ने कौन सा वादा और कौन सा नारा है जिससे यू टर्न नहीं लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो शब्बर ज़ैदी था, आज से 6 महीने पहले क्या उसने पाकिस्तान के दिवालिया होने का ऐलान नहीं किया था? ये शौकत तरीन के बयानात आपने नहीं देखे थे? जब वो सेनेट से मुंतखब होके आया, उसने जो फिर बात की कि इनके पास ना कोई विजन था, इनके पास ना कोई प्लान था, ना इनके पास कोई प्रोग्राम था। ये तो एक एक घंटा पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे, इस मुल्क की स्टेबलाइजेशन पर वो भारी गुजरा है। ये तो हम तो ये हुकूमत, आप यकीन करें, पाकिस्तानी कौम इस बात की गवाह है, हम हुकूमत करने नहीं आए हैं। ये तो जिस गाड़ी को उसकी डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दी थी मुल्क की, हम तो उसको ठीक करने आए हैं। और ये जो अब भुगत रहे हैं हम, ये सारा गंद इनकी गलाजत का जो हमने अपने सर लिया है, ये हमने कुर्बानी दे के लिया हुआ है। आपने सुना नहीं रात को इमरान खान ने क्या ऐलान किया है? कहता है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जिसने बोला था कि कश्मीर के 3 हिस्से। और उसके बाद इजहार भी कहा जा सकता है इख्तियार वली साहब। किस चीज का इजहार? खदशे का इजहार भी तो कहा जा सकता है। इसके मुंह में खाक अगर ये इस तरह के खदशे का इजहार भी करे, और खदशे का इजहार करने का ये तरीका होता है। इसने पहले कश्मीर की बात की थी कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करो, फिर आज इसने पाकिस्तान की बात कर दी।
कौन सा ऐसा काम आपने किया था कि जिससे पाकिस्तान मजबूत होता, कौन सा ऐसा काम आपने किया था कि जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती? आपने खुद हालात, हम तो पहले से ये बात जानते थे कि इनके पास जो एजेंडा है वो फॉरेन एजेंडा है। इमरान खान किसी का एजेंडा लेकर आए हैं, ये वही लंदन प्लान है, ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये चमचा है। इमरान खान साहब के इस तरह के बयानात खुद उनके लिए जो इस वक्त उनकी सूरत हाल है, जिसे कहा जा सकता है वो बैकफुट पर हैं, और इस तरह के बयानात कितना नुकसानदेह हो सकते हैं, और मजमूई तौर पर हमारे सियासी लीडरान के लिए, मुल्की सियासत के लिए इस तरह के बयानात कितने नुकसानदेह? पहले तो मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं उन्होंने बात की, जो सिचुएशन थी 25 तारीख को पाकिस्तान के अंदर, उसे कश्मीर के अंदर होने वाली सिचुएशन के साथ कंपेयर किया, तो मैं इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा मुसर्रत साहिबा से। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन खुदारा यहाँ के हालात को, हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, एजिटेशंस होती हैं, लाठी चार्ज भी हो जाता है, शेलिंग भी हो जाती है, गलत नहीं करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, मैं उसे अपोज करता हूँ। आपको इंडिपेंडेंट जो आपका एक जो जमहूरी हक है एहतजाज का, वो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन इसे खुदारा कश्मीर की सिचुएशन के साथ कंपेयर मत करें। वो 9 लाख काबज भारतीय अफवाज के खिलाफ वहाँ पे एक आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो बड़ा फर्क है वहाँ की सिचुएशन में, यहाँ की सिचुएशन में। वहाँ पे 70-80 हज़ार कश्मीरी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, 20 हज़ार वहाँ पे हाफ विडोज बैठी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पैलेट गन्स का शिकार होके नाबीना हो चुके हैं, हमेशा के लिए अपनी बसारत खो चुके हैं। बहरहाल वहाँ की सिचुएशन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम बहुत एक अच्छे हालात में यहाँ पे, पुरअमन हालात में यहाँ पे, बड़े पुरसकून हालात में बैठे हुए हैं। उस दिन जो हुआ वो एक दिन का इवेंट था, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट के पास इसकी अपनी तौजीहात है। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे खूनी मार्च लाने की बातें कर रहे थे, खूनी मार्च की प्लानिंग हो रही थी, इसलिए यहाँ पे किया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन भी आया गुज़श्ता रोज, उसे भी गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है वो अपने अपने अंदाज से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो जो उसका वो हिस्सा ले रहे हैं जी कि कोई भी प्रोटेस्ट करे तो वो रियासत से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से उसकी इजाजत लेके वो एहतजाज कर सकता है, जबकि गवर्नमेंट को ये कह दिया गया कि आर्टिकल 15-16 को देख के आपने आईनी और कानूनी एतबार से या हालात के एतबार से अगर आपके लिए नागुज़ीर ना हो तो आप किसी को रोक नहीं सकते एहतजाज करने से। पीटीआई जो है वो उस इंटरप्रिटेशन को ले रही है। बहरहाल जो खान साहब का बयान है, मेरे ख्याल से ये एक नामुनासिब बयान था, और इसमें कुछ ना कुछ जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है खान साहब के इस बयान में, लेकिन इसे मैं ये भी कहूँगा साथ साथ कि उतनी ज्यादा भी नहीं थी, इसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लिया गया है। थोड़ा सा इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लिया जा रहा है कि जैसे खान साहब किसी डिजाइन की बात कर रहे हैं कि ये अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं हमारी बात मानती तो फिर आगे ये हालात जो हैं वो अगर सही नहीं करती अपने आप को तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। वो अपने खदशात का इजहार इस हद तक कर रहे थे, जो माली हालात है पाकिस्तान के, जो मुआशी हालात हैं उनको देखते हुए। बाकी किसी ने ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ऐसा कोई देखा नहीं है कि आगे ऐसी चीजें होने जा रही हैं। अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात पैदा हो। इंशाअल्लाह हालात पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा किसी हद तक खान साहब का बयान नामुनासिब भी था, गैर जिम्मेदाराना भी था, लेकिन उसे इट इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बहुत ज्यादा इसको जो है मजीद आगे एग्जेजरेट करके चीजों को बयान भी किया जा रहा है कि जैसे वो कोई रियासत मुखालिफ है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह का ये कहना कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करेंगे। कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, कोई भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ नहीं, कोई भी रियासत के खिलाफ नहीं है। हाँ, ख्वाहिशात हर किसी की अपनी अपनी हो सकती हैं, और उन ख्वाहिशात में लोग थोड़ा सा जरा लिमिट से, हद से आगे निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी बागी नहीं है इस रियासत के साथ, कोई भी हमारे आइन के साथ बागी नहीं है। तो ये बगावत के मुकदमे दर्ज करने, इस तरह की चीजें करनी मेरे ख्याल से ये भी नामुनासिब है। लेकिन खान साहब को थोड़ा सा जरा ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। अब तो खान साहब सीधा सीधा कह रहे हैं, अब तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं, फौज को दावत दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं कि आप आए, आके इंटरवीन करें, कोई मेरे लिए कोई रास्ता निकालें। सीधी सी बात है इसमें। अगर सिंपल इसकी बहुत सादा अल्फाज में अगर आवाम के लिए अगर मैं इसकी तशरीह करूं, जो खान साहब का गुज़श्ता रोज का इंटरव्यू था जिससे अब आप चला नहीं सकते, कैमरा ने इस पर पाबंदी लगा दी है कि आप उसे एयर नहीं कर सकते, उसका कंटेंट जो है वो बैन कर दिया गया है कैमरा की जानिब से। उस इंटरव्यू को आप दोबारा नशर नहीं कर सकते, उसके किसी हिस्से को भी। तो ये जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल इस पे सिर्फ यही है कि मेरे ख्याल से इस पे कोई ऐसा सेडिशन वगैरह के केसेस नहीं बनते। अगर गवर्नमेंट बनाती है तो माहौल को ज्यादा खराब करेगी,
لیکن خان صاحب کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے. ٹھیک، خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. سمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. مسرت صاحبہ، اختیار ولی صاحب نے آپ کے احتجاج پر بھی سوال اٹھایا تھا. آپ نے کہا 69 لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے. کشمیر کے ساتھ صورتحال کو کمپیئر کیا. سمر عباس صاحب نے بھی اس پر گلہ کیا. 69 تو نہیں تھے. خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. دیکھیں جی، بہت سارے وی لاگرز نے بھی اور بہت سارے ذمہ دار عدنان حیدر نے بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹ کیا، اور وہ سارے زمانے کو اب پتا ہے. زبان زد عام ہے پلان سی جو ان کا تھا. دیکھیں، خون ریزی کی بات ہماری طرف سے نہیں آئی. یہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایک بندہ بھی نہیں آنے دیں گے. کے پی کے اوپر آپ پنجاب کا یا پورے فیڈرل کا دروازہ کس قانون کے تحت بند کر سکتے ہیں؟ کون سا قانون اور آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس طرح کے دعوے کیے گئے، ہمارا پروٹیسٹ کرنا بنیادی حق ہے، اور اگر آپ اس طرح سے ایک خاص طبقے کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے جو میجورٹی میں ہوگا تو اس کا رزلٹ آپ تینوں، میں 2 لوگوں سے تو بہرحال میں پوچھتی ہوں، میں سمر عباس بھائی سے اور جواد آپ سے پوچھتی ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اگر یہ ہمارے خلاف غداری کے کیسز تو بنتے ہیں، جاوید ہاشمی کا کیس چلائے نا، کیا کچھ اس نے نہیں بولا. آپ جاوید لطیف کا کیس کنٹینیو کریں نا، اداروں کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ باقیوں کے اوپر، ہمارے اوپر ایف آئی آر، میرے پیجز دیکھیں، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، میرے ٹاک شوز دیکھیں، میں نے ریاست کے خلاف کب بات کی ہے؟ میرے اوپر 4 ایف آئی آر کی ہوئی ہیں. کس بیسس پہ؟ روزانہ ہم صبح نکلتے ہیں، ہم کیسز بھگتتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی کرنے والے لوگ، ہم اس ملک کے اچھے ٹیکس پیئرز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. لہٰذا جب آپ اس طرح کی حرکتیں اور کرتوت کریں گے، آپ میرے گھر کے اندر، میرے 2 بچوں کی عمریں ہیں، ایک کی 9 سال ہے، ایک کی 8 سال ہے. صرف خواتین تھی وہاں پہ گھر میں موجود یا ملازم تھے. میرے ملازم کو اٹھا کے لے گئے ڈالے میں. میرے گھر کے، میرے بچوں کے اسکول کے پیچھے ڈالے ان کا فالو کرتے ہیں، تعاقب کرتے ہیں. اگر میں یہاں پہ آپ کے بولوں، ڈالے کا نام لوں، تو میرے اوپر صبح، اگلی صبح میں اٹھتی ہوں، میرے اوپر ایک نئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہم نے ریاست کو ڈیفینڈ نہیں کیا؟ کہاں ہم نے ریاستی اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کیا؟ مریم کے خلاف تو کیس نہیں بنتا، نواز شریف کے خلاف تو کیس اب کنٹینیو کرے نا. جو کچھ اس نے نام لیا، ہم نے تو آج تک بھی وہ حد پار نہیں کی، نہ ہم ارادہ رکھتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کے اوپر زندگی تنگ کریں گے، آپ نے ہمارے 5 لوگ شہید کر دیے، وہ نہتے نہیں تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد گاڑی کے اندر کون سا اسلحہ لے کے جا رہی تھی؟ ہماری راشدہ خانم ایم پی ہے، کوئی 75 ایئرز اولڈ لیڈی، ان کا گھر توڑا، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. شی از اے شوگر کی پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ. لہٰذا انہوں نے ہماری ایم پی ایس کے ساتھ جو ان کی تذلیل کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جی اختیار ولی صاحب، حکومت میں آتی کارروائیاں، تاوڑ توڑ کارروائیاں ایم پی ایس کے ساتھ، عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ، ایک دن کا جو وہ بچوں پر بھی زندگی تنگ کی، اتنے تو گلے کر رہی ہیں مسرت صاحبہ. یہ خاتون ویسے میری بات سن بولی لینا، جا بات رہی مجھے ہیں. کمپلیٹ کر لینے دیں. بات صرف جی میں اختیار صاحب پہلے مسرت صاحبہ کو کمپلیٹ. جی مسرت صاحبہ ایک پلیز دن جلدی کے، کمپلیٹ. دیکھیں جواد اینڈ سمر، ہمارے ایک دن کے جو ویژولز تھے وہ بڑے بھاری ہیں. وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، آپ جتنے مرضی پروگرام آن ایئر نہ ہونے دے. وہ ایک دن کے جو مناظر تھے نا، لبرٹی کے اندر کون سی ٹیررسٹ عورتیں تھیں؟ میں تھی وہاں پہ، اور عورتیں تھی اور فیملیز تھی. ہمارے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. لیکن اس طرح کے چارج کراؤڈ میں جو نقطہ اٹھایا سمر صاحب نے، اس طرح کے بیانات بھی تو. جی سمر صاحب، ذرا لیٹ می ریسپونڈ، چونکہ مسرت صاحبہ نے ہمیں مخاطب کیا تو ہمیں اس پہ ریسپونڈ کرنا ہمارا بنتا ہے. دیکھیں جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لبرٹی میں شیلنگ ہو رہی تھی، کراچی کے اندر شیلنگ ہو رہی تھی، اس ساری چیزوں پہ ہم نے سوال اٹھایا، ہم نے میڈیا کے اندر اس کو برا کہا. یہ اچھی روایات جو ہیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے نہیں قائم کی، اچھی روایت قائم نہیں کی، اچھا جمہوری رویہ یہ بالکل بھی نہیں تھا. کیونکہ اس سے 2 مہینے پہلے نون لیگ نے لانگ مارچ کیا تھا لاہور سے اسلام آباد کی جانب، جسے مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شہباز صاحب نے لیڈ کیا تھا. بڑے پرامن طریقے سے گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. میں نے خود لاہور سے جب سٹارٹ ہوا ماڈل ٹاؤن سے میں نے اس کے ساتھ ٹریول کیا تھا. پھر بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کیا، وہ بھی میں نے کور کیا، میں نے ٹریول کیا اس کے ساتھ. کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ اس کی راہ میں کھڑی نہیں کی گئی، مکمل طور پر گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیشن کی گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے رہے، ملین مارچ وغیرہ کرتے رہے، کہیں پہ کسی کو رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی. تو یہ جو دیکھیں، اس میں 2 مختلف آرگومنٹس ہیں. جب گورنمنٹ ڈی چوک کا حوالہ دیتی ہے، چلیں ڈی چوک کی حد تک چلیں، گورنمنٹ کی بات کو کسی حد تک مان لیتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا کہ اجنائن میں بیٹھے آپ نے باقی کسی جگہ پہ نہیں جانا. ڈی چوک میں ریڈ زون آگے، ریڈ زون کی طرف جانا، چلیں وہ آپ وہاں پہ جواز آپ پیش کر سکتے کہ لوگ ریڈ زون کی طرف جا سکتے تھے، وہاں سے انہیں آگے بڑھنے سے روکا. لیکن لبرٹی والے لوگ تو اسلام آباد نہیں آ رہے تھے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسلحہ لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے، تو لبرٹی والا تو لبرٹی کے اندر ہی بیٹھا تھا نا، وہ تو اسلام آباد نہیں آ رہا تھا. نمبر 2، جو بندہ کراچی کے اندر بیٹھا تھا نمائش چورنگی پر، نمائش والا بھی وہاں سے اسلام آباد نہیں آ رہا تھا، اس نے وہیں پہ بیٹھنا تھا. اس نے
तो उन लोगों पे शेल गिराने, उन लोगों पे इख्तियार साहब से लेते हैं। इख्तियार साहब, वो मेरे से मुनासिब नहीं था। कराची की नुमाइश चौरंगी हो, लाहौर का लिबर्टी चौक मैं हो। समझ गया हूं जवाद भाई। जी जी, समर अब्बास साहब की बात को मैं लेके थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। एक तो पीटीआई ने खुद अपने मार्च का नाम खूनी मार्च रख दिया था, तो उससे पहले उसको वो जहां से भी वो सर उठाता उसको रोकना जरूरी था। एक नंबर दो, ये बार बार मरियम नवाज शरीफ का नाम लेती हैं, तो इनसे मैं पूछता हूं कि इमरान खान तो साबिक वजीर आजम है, ये इसके मुंह से अगर इस तरह बात निकलती है तो ये बड़ी सेंसिटिव होती है, और इस पे पूरी इंडिया में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़ों की बात जो है वो इमरान खान कर रहा है, और हमें पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग या किसी अटैक करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम वही कर रहा है। तो आप मरियम नवाज को उसके साथ कंपेयर ना करें, और अगर आपने अपनी रियासती तशद्दुद याद करना है ना, तो राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने 16 किलो हीरोइन डाली थी, ये आपकी हुकूमत थी। आपने ख्वाजा साद रफीक को 2 साल जेल में रखा, आपने सलमान रफीक को जेल में रखा, आपने ख्वाजा आसिफ को जेल में रखा, आपने एहसन इकबाल पे गोलियां चलवाई, आप लोगों ने परवेज रशीद के साथ क्या किया। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कहते हो कि हम पुरअमन मार्च के लिए आ रहे हैं। इस डी चौक में आप लोग आए थे थोड़ा सा एहतजाज करने के लिए, और 126 दिन आपने जो दमा चौकड़ी यहाँ पे मचाई थी, फिर यहाँ कब्रें खोद के बैठ गए थे, कफन पहन के बैठ गए थे, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, और आप पे ज्यादा एतबार भी नहीं किया जा सकता। आपको बताया गया कि आप वहां पे G9 पार्क में जाओ, वहां पे जलसा करो, आपने सीना चौड़ा करके कहा। इख्तियार वली साहब, कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड पर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो बड़े बड़े एहतजाज किए थे माजी में, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मिसाल नहीं देना चाहता, पथराव तक हुआ रियासती इदारों पर। अब ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगर एहतजाज करने आ रही थी, तो क्या जरूरी था कि उसी तरीके से वो कब्रें खोद कर बैठ जाते, या फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका ये तहरीक इंसाफ जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये एक हिजानी कैफियत है। इमरान खान जो है, मैं सबसे पहले तो उनके जो ये हालिया बयानात हैं, पहले तो हमें शक था, अब हमें यकीन हो गया है कि ये मेंटली तौर पर सेट नहीं है। इन पे सबसे पहले तो कोई मेडिकल बोर्ड बिठाएं, इनकी चेकअप कराएं, इनको तो सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल में भिजवाएं। ये अब वहां पे जाके केपी में बैठे हुए हैं, और ये आपने शहबाज गिल की कल स्टेटमेंट सुनी होगी कि पठान ये करते हैं, वो बदला इस तरह लेते हैं, उस तरह लेते हैं। मैं खुद पठान हूं, मैं खुद केपी से हूं, मुझे नहीं पता आप वहां के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाद, आपको पता है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस इन योर नोटिस, समर भाई भी सुन लें, पिछले 1 हफ्ते से पेशावर, नौशेरा, मर्दान, सवाबी और चारसदा, इन 5 जिलों के पटवारियों और तहसीलदारों की ट्रांसफर हो रही है, जिसकी 30 लाख रुपए से लेके 3 और 4 करोड़ रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये दोबारा इंतशार मार्च के लिए फंड इकट्ठे कर रहे हैं। वहां का हेलीकॉप्टर ये किस कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं? आज फिर उसको हेलीकॉप्टर में ये गए हैं रिक्शा करके, उसको इसके सबूत फराम करें ना आप वफाकी हुकूमत को। सबूत क्या है जनाब? आज गए हैं ये लोग, पेशावर से इन्होंने उड़ाया है और शांगला में उतार दिया, इसके लिए किस चीज सबूत जरूरत है? हाँ, राना सनाउल्लाह आज इजलास हुआ है, आपको पॉइंट है, उसमें ब्रेक पर जाएगा, मुशर्रफ साहब मुझे 1 मिनट दे दे, मैं कंप्लीट कर लूं। जी 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 जी। अगर आप रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हो वहां पर बैठकर केपी में अपने मुखालफों के खिलाफ, आपका चीफ मिनिस्टर बैठकर ये ऐलान करता है कि हम पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज दिस? क्या ये बगावत नहीं है? क्या ये रियासत के साथ टक्कर नहीं है? अगर आप इस तरह करेंगे तो क्या आपके साथ कोई बहुत प्यार से कोई पेश आएगा? नेवर, ठीक, कभी भी नहीं। इंशाल्लाह रियासत आपको पूरी कुव्वत के साथ, पहले से ज्यादा, अगर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आप एक सियासी जमात बन के बिहेव करना सीख लो, तो आपको पॉलिटिकल जमात की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप रियासत के साथ रियासत की फोर्सेस लड़ाएंगे तो आपके साथ पूरी कुव्वत के साथ जवाब लेंगे। आपने लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, यह भी कहा कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी ने एक हिजानी कैफियत है, और ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे। मूडीज ने पाकिस्तानी मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया है, कितना नुकसान होगा इसका? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया है। पाकिस्तानी मईशत की जो आउटलुक है, इसको वैसे ही बकौल हुक्मरान, पाकिस्तानी हुक्मरान इस मईशत को वेंटिलेटर पर करार देते नजर आ रहे हैं।
وینٹیلیٹر سے آگے کون سا علاج ہے جو اس کا کریں گے، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہتے نظر آتے ہیں کہ سابقہ حکومت کی جو تمام بارودی سرنگیں ہیں ان کی وجہ سے یہ تمام تر نقصانات ہو رہے ہیں معیشت کو۔ مسرت صاحبہ، ایک تو اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ معیشت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، یہ موجودہ حکومت کا موقف ہے، اور جو الزامات بریک سے پہلے اختیار ولی صاحب نے لگائے تھے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ہے دھرنوں اور احتجاج کو لے کر، اس کو دیکھتے ہوئے کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ دیکھیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی لیڈر جو سارا وقت جھگڑے اور جو گھریلو جھگڑے کرنے والی امیج ہے اس کی باہر پالیٹکس کے اندر بھی، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نیب کے اوپر پتھروں سے اٹیک کیا، اور یہ وہ گلو بٹوں کی جماعت ہے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن کس ہیجانی کیفیت کا نام تھا کہ آپ نے دن دہاڑے لاہور جیسے لاہور کے پوش ترین ایریا کے اندر آپ نے 14 لوگوں کا قتل کیا۔ رانا ثناء اللہ جو کہ جس کو کرمنل موسٹ وانٹڈ، جس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے، وہ ان کا انٹیریئر منسٹر ہے، اور اس کے بعد جس کے اوپر ان کی اپنی جماعت کے لوگ 22 قتل کا الزام وہ لگاتے، کل ملا کے کوئی 40-50 مرڈر تو وہ کر چکا ہوا ہے یہ جو نارمل لوگ ہیں۔ پھر مجھے یہ بتائیں اس بیمار کے بارے میں کیا خیال ہے جو فزیکلی مینٹلی انفٹ مس فٹ، جس کی ہر رپورٹ جو انہوں نے خود دی، جو اس کو بالکل بھی سٹیبل ڈکلیئر نہیں کرتی، جس کے اوپر یہ آج بھی الطاف حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پورے کا پورا وزیر اعظم اور کیبنٹ بک ہو کے 5 دن تک ان کے مشوروں پہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج یہ حال ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا، جس کو یہ لیڈر مانتے ہیں، تو یہ کتنے کو نارمل لوگ ہیں؟ اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے بڑی پاپولر جماعت ہم ہی ہیں، اور ہماری پاپولیرٹی کا عالم یہ ہے جس سے یہ بزدل لوگ نہتی عورتوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر جس طرح سے یہ شیلنگ اور جس طرح سے انہوں نے بلٹس چلائی، اور وہ جو ٹیررسٹ کے اوپر استعمال ہونے والی شیلنگ تھی وہ انہوں نے عام پاکستانی شہریوں اور نہتی خواتین کے اوپر چلائی۔ یہ بڑے بہادر لوگ اگر ہم اتنے ہی ان پاپولر ہیں جو ماشاءاللہ سے یہ ان کے کلیمز ہیں، تو پھر تو ان کو ہمیں کھلا میدان دینا چاہیے جیسے ہم نے ان کو دیا تھا، اور ان کا لانگ مارچ لاہور سے نکلا، گجرانوالہ میں دم توڑ گیا، سپیچ اور پریس کانفرنس کرنے کے بندے نہیں تھے ان کے پاپولر جماعت ہے تو کے پی کے وسائل کا استعمال کیوں کر رہی ہے؟ اختیار ولی صاحب نے یہ بھی ایک الزام لگایا آپ لوگوں پر۔ دوسری جو سب سے یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں جو ہیلی کاپٹرز کے اوپر حجے کے پائے ڈھوتے تھے مری کے اندر، یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ پورا جیٹ بک کے امریکہ لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے جب بچیوں کی تعلیم کے پیسے ملتے تھے مشیل اوباما نے دیے، وہ ان کی لیڈر نے اپنے فیشن پہ اڑا دیے۔ تو کیا آپ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ تو کیا پاکستان میں بھی نہیں؟ ہم بالکل نہیں چل رہے۔ ایک سیکنڈ، اگر سی ایم کے پی کے اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 4 لوگوں میں اگر ایک 5واں بندہ بھی کبھی بیٹھ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں آنے والا۔ یہ جتنے مرضی، یہ تو چاند اور آسمان پہ تھوکنے کے برابر ہے۔ پرائم منسٹر انشاءاللہ جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہے، ان کے اوپر کرپشن چارجز اور ہیلی کاپٹر کے استعمال کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے جو سبسٹینشیل ایویڈنس ہو، جو کہ ہم نے آپ کو ابھی بتا تو رہے ہیں، وہ پشاور، سوابی، چارسدہ، نوشہرہ کے پٹواریوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے بتانے سے یہ جائے نا، آج تو ان کی فیڈرل حکومت ہے، یہ کورٹس کے اندر یا کسی ادارے کے اندر جا کے بات کریں نا، ٹاک شوز کے اندر نہ کریں۔ اب مقصود چپڑاسی ہم نے تو ثابت کیا نا کہ 16 ارب روپے جو ان کا نمونہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے، بڑا سٹیبل فٹ آدمی، اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں ان کا نوکر کیسے پیسے ڈالتا رہا، یہ اختیار ولی صاحب ہی بتا دے، انہوں نے تو آج تک نہیں بتایا۔ انہوں نے تو اپنے جو سلمان شہباز، خدا کی پناہ دیکھیں، انہوں نے ان کے والد صاحب کا نام ادارے پوچھ رہے ہیں جی بتائیں کہ ان کے ابا کیا شہباز شریف ہیں۔ اس طرح سے تو یہ کیسز کو اور پروسیس جو سسٹم ہے اس کا جواب ان سے لیں گے۔ یہ تو کسی چھوٹے سے بچے کو بھی جو پاکستان کی معیشت کے آؤٹ لک کو منفی قرار دیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مسرت صاحب اس کا جواب لیں گے، میں اختیار ولی صاحب سے لیتا ہوں۔ ذرا موڈیز نے جو پاکستانی معیشت کی آؤٹ لک کو منفی قرار دیا ہے، اس پر بھی موجودہ حکومت کا موقف ہے کہ جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے وہ سابق حکومت کی وجہ سے، یعنی کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اس کی۔ دیکھیں یہ اختیار صاحب میں آپ سے لوں گا، پہلے مسرت صاحب اس کا جواب لے لوں نا۔ مسرت صاحب، پی ٹی آئی کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، میں آتا ہوں آپ جو جواب دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جلدی سے زور سے شیروانی پہنا آیا ہوا تھا، چلتا پھرتا ملک، اچھا خاصا ملک، جو کووڈ کے دنوں میں جب پوری دنیا کی اکانومیز بیٹھ گئی اور جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کے تمام اشاریے پازیٹیو تھے، ان بدبخت ظالموں نے جس طرح سے حکومت کے اوپر، ایوانوں کے اوپر شب خون مارا، اسی طرح یہ ملک کی معیشت کے بھی، اور ایز آلویز دیکھیں مہنگائی مقام آرج کرنے والوں نے آج تاریخ کی بدترین مہنگائی کا سامنا ہے
کہ 1.5 ماہ کے اندر جو پرائس انکریز آیا ہے وہ 27% منیمم ہے اور 61% تک جا پہنچا ہے. لہٰذا آٹا، ایڈیبل آئل، آپ ایک ایک چیز کو اٹھاؤ، اور بجلی کا جو کرائسس انہوں نے پیدا کیا ہے. اور اگر یہ مضحکہ خیز سچویشن ہے دنیا کے جو دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی جو اکانومی کے اشاریے وہ ہم نہیں، ابھی بھی بعد میں انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی تو بندے نے اس نے ریفیوز کر دیا. اب موڈیز جو ہے یہ انٹرنیشنل جو رینکنگ کے جو ادارے ہیں یہ بڑے نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ کسی کے انفلوئنس کے اندر نہیں ہوتے. یعنی کہ ان کو 1.5 مہینہ پہلے ہمارے ساتھ کیا ایسا اچھا رومانس تھا کہ انہوں نے جو اشاریے بتائے اور ابھی جو وہ بتا رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ اپنے کیسز ختم کرانے، اپنی کرپشن منی کو بچانے اور نیب کے اندر ریفارمز لانے کے لیے اور خود کے اوپر جو کیسز تھے ان کو ختم کرانے کے لیے آئے تھے. مہنگائی ان کا کبھی کنسرن ہے ہی نہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اختیار صاحب سے لیں گے اس کا جواب. سمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو موڈیز کی اب رپورٹ سامنے آئی ہے، حکومت کے لیے مزید کتنی مشکلات بڑھ گئی ہوں؟ تو حکومت تو ویسے ہی موجودہ ملکی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ قرار دے رہی ہے. دیکھیں موڈیز کی طرف سے جو ریٹنگ جاری کی گئی ہے ہمیں مستحکم سے اسٹیبل سے ہمیں نیگیٹو پہ کیا گیا ہے آج. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلے کوئی 14-15 دن یا مہینے کی بیسس پہ حکومت کی جو معاشی جو صورتحال ہے ملک کی اسے دیکھتے ہوئے یہ ریٹنگ جاری کی گئی ہے، بلکہ یہ پچھلا تسلسل ہوتا ہے. پچھلی جو ہماری معاشی پالیسی جو معاشی صورتحال ہوتی ہے اوورآل اس کو دیکھتے ہوئے یہ ریٹنگ جاری کی جاتی ہے. موڈیز ایسے کرتا ہے، فچ اسی طرح سے کرتا ہے، پیٹرن ان کا یہی ہوتا ہے. اور وہ آگے دیکھتے ہوئے فارورڈ لوکنگ جو ہے ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ریٹنگز جاری کی جاتی ہیں. اس میں بہت سارے اس میں جو ہوتے ہیں ایلیمنٹس اس کے ان کو دیکھا جاتا ہے. اب جو کیا یہ اوور نائٹ ہو گیا، اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ جو ڈکلائن ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے کئی مہینوں سے پی ٹی آئی کے دور حکومت سے ہی یہ اس طرف ٹورڈ دا سلائڈ یہ جا رہی تھی. پی ایم ایل این نے آ کے اپنے کھاتے میں سارا کچھ لے لیا. اب جہاں تک موجودہ گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈالنا. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے پاس بڑے معیشت دان بیٹھے ہوئے، تو آپ گورنمنٹ آپ لیتے ہی نہ. کیوں لیا آپ نے گورنمنٹ؟ پھر جانے دیتے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سارا انہی کو ان کے کھاتے میں یہ سارا کچھ جاتا. آپ نے اپنے سر کیوں لیا؟ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اب دیکھیں آگے کے لیے بھی چونکہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے ہماری معاشی صورتحال کی خرابی کی وہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ہماری معیشت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. جو کانفیڈنس ہوتا ہے بزنس مین کا، انویسٹر کا، اسے بہت بری طرح سے یہ جو ہے متاثر کرتی ہے. اب جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، آپ سوچیں بھی مت پکے پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاشی استحکام آئے گا. معاشی استحکام جو ہے اور سیاسی استحکام آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ اب چونکہ یہ ملک کی بات ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، کسی اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. پاکستان کی معیشت خراب ہوتی ہے، پاکستان جو ہے اس کے حالات اگر خراب ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی سیاست کی یا بلیم گیم کا میرے سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر ایک کو اپنے نیشنلزم کا یعنی اس کو دیکھنا چاہیے، پیٹریٹزم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا کاز ہے. تو یہاں سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر کچھ عرصے کے لیے میرے خیال سے اگر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر لائی جائے تو ہماری معاشی اسٹیبلٹی آ جائے گی. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہاں ہم نے سیاست کرنی ہے لوگوں نے. اگر کوئی گرے گا نہیں تو دوسرا کیسے اپنی سیاست کو اٹھائے گا؟ تو یہاں ہر کوئی دوسرے کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے. تو ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہم نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کی معیشت کا ہم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک عام آدمی کی جو 15-16 ہزار روپے کماتا ہے اس کی معیشت کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے، صرف اور صرف ایک دوسرے کو سیاسی طور پر گرانے کے لیے ہم نے ملک کی معیشت کو، ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو یہ روش جو ہے تبدیل ہونی چاہیے. اگلے چند مہینوں کے اندر میرے خیال سے ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور اس حوالے سے بالکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. بالکل سمر صاحب. اختیار ولی صاحب، سمر صاحب نے بھی یہی نقطہ اٹھایا اور مسرت صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ انڈیکیٹرز تو بہت اچھے آ رہے تھے جب ہمارا ٹائم تھا، اور اگر برے تھے تو پھر آپ لوگ حکومت میں کیوں آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہٹانے کی جلدی کس بات کی تھی؟ دیکھیں جواد بھائی، اگر آپ صرف انڈیکیٹرز پہ ہی بات کریں تو بس پھر اس کو لے کے بیٹھ جائیں. انڈیکیٹرز سے بات نہیں بنتی. جب ملک میں فراگوگی جیسے کردار موجود ہوں، جب راول پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل آپ کے سامنے ہو،
दवाइयों का स्कैंडल आपके सामने हो, आटे का स्कैंडल आपके सामने हो, चीनी का स्कैंडल आपके सामने हो, आटे का स्कैंडल आपके सामने हो, रिंग रोड का स्कैंडल, फिर मालम जब्बा स्कैंडल, फिर बीआरटी का स्कैंडल, तो ये कहाँ से पवित्र हुए? ये तो पाकिस्तान की जो मईशत का पैसा था तो वो तो पता नहीं किस तरफ जा रहा था, अरबों खरबों रुपया पता नहीं ये लोग किस तरफ लगा रहे थे। तो पाकिस्तान की मईशत ने कैसे संभलना था, उसका तो आपने गला ही गोंद दिया था। सिर्फ अशारियों से ये सारी लफ्जी किताबी बातें हैं। ऑन ग्राउंड इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थी। ये रजा बाकिर की स्टेटमेंट, शब्बर जैदी की स्टेटमेंट, शौकत तरीन की स्टेटमेंट, ये सारी चीजें ऑन तो रिकॉर्ड हैं। पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि जब हुकूमत को हटाने की जल्दी थी तो आप लोगों के पास भी बयानात थे, जी, लेकिन ऑन ग्राउंड अब आप लोगों के पास कुछ भी नहीं मैं है बताता सिवाय हूं। महंगाई के। मैंने इससे पहले आपको बताया, लैंड अगेन लेट मी रिपीट, मैं दोबारा आपको बता जी। देता हूं, हम हुकूमत करने नहीं आए हैं। हम जो मुल्क की इन्होंने सिमत गलत उसका तयन कर दिया था, हम उसको दोबारा ऑन द ट्रैक ला रहे हैं। हमने तो ये यकीन करें कि कोई भी आम आदमी को कितना चक्की में पिसना पड़ेगा वापस इस ट्रैक पर आने के लिए? आम आदमी जो है वो उसको भी पता है कि ये जो हालात हैं ये किसकी वजह से हैं, और मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातियों ने ये अपने सर अगर ये जिम्मेदारी ली है, यकीन करें ये किसी कुर्बानी से कम नहीं है। हमारी जमात भी तैयार नहीं थी कि हम ये गवर्नमेंट ले लें, लेकिन एक एक घंटा मैंने आपको बताया कि इस मुल्क पे भारी पड़ रहा था, इनको हटाना जरूरी हो गया था। और आज ये कहते हैं, ये अभी फरमा रही थी मुहतरमा कि तो मैं इनके इस बात के जवाब में इतना ही कहूंगा कि इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप कह रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, तो आपका क्या मतलब है कि वो आए? ठीक है, आपने कहा आम आदमी के लिए एक एक लम्हा इस मुल्क पर भारी हो गया था। नहीं, आम आदमी आप लोगों की हुकूमत में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और मेरी बात तो आधी भी बिजली की जो कीमतें कर लेने दें, या फिर ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएं। जी आप कंप्लीट कीजिए मुख्तसर, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूं। बात सारी है कि इनके कहने का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट बीच में इंटरवीन करे और वो इमरान खान के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के इनकी जमात में शामिल करे और इनके साथ बेंचेस पर बिठा दे और जबरदस्ती इमरान खान को वोट दिलवाए। ये इसको ये न्यूट्रल कहते हैं, इसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती कि इस तरह की जमहूरियत होती है। ये किस तरह के मुतालिबे करते हैं। आपका पॉइंट आया, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च 2 की। एक लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की थी, पेशगी दरखास्त, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस कर दिया है। लॉन्ग मार्च 2 कब होगा नहीं होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के हवाले से पेशगी दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी है। समर अब्बास साहब, अब क्या होगा? पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए इदारों से रुजू करेगी? ये लॉन्ग मार्च 2 होगा नहीं होगा? देखिए जवाद, अगर आप मुल्क में इनकलाब लाने के दावे कर रहे हैं, इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो इनकलाब जो है उसमें सबसे जो पहली जो चीज़ होती है उसकी, यानी कि जो कीमत होती है वो छोटी सी कीमत उसकी जेल होती है। तो लोग तो अपनी जानें दे दिया करते हैं इनकलाब के लिए, तो ये जेल से डरना, गिरफ्तारी से डर के पेशावर बैठ जाना, मेरे ख्याल से ये मुनासिब रवश नहीं है। ये खान साहब को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है ये बात। ये इख्तियार वली साहब बैठे पश्तून है, तो पश्तून जो है उनका तो होता है कि या जान दे देनी है, लेकिन जो है कंप्रोमाइज नहीं करना इज्जत पे, गैरत पे। तो ये वहां बैठ जाना पेशावर के अंदर मेरे ख्याल से पॉलिटिकली खान साहब को काफी डैमेज करा। अगर उन्हें लीड करना है लॉन्ग मार्च, तो वो पेशावर में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने के बजाय वो लाहौर से लीड करें, जो तख्त लाहौर है वहां से लीड करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा जानदार होगा, ज्यादा तगड़ा, पॉलिटिकली भी उसका उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर खान साहब की गिरफ्तारी अगर गवर्नमेंट करना चाहती है वो हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से यही इनकलाब का नुक्ता आगाज हो सकता है। दूसरा, इख्तियार वली साहब जो बात कर रहे थे, फराग होगी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास एक ही बात है, वो करप्शन के दावे यानी कि इल्जामात तो बहुत लगाती रही है जो यानी पिछली गवर्नमेंट पे पीटीआई की, लेकिन पूरी इस पीटीआई के 3.5 साल टेन्योर के अंदर हम सुनते रहे जी अद्वियात का स्कैंडल, यूरिया का स्कैंडल, इसमें चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, लेकिन एंड पे निकली जाके फराग होगी इनके पास। अरे भाई, कोई अगर है करप्शन का मामला तो लाएं, आपकी हुकूमत है, नैब में केसेस लेकर आएं, आप अद्वियात का स्कैंडल लेकर आएं, आप यहाँ पे जो चीनी का स्कैंडल लेकर आएं, आप यहाँ पे आटे का स्कैंडल लेकर आएं, आप यूरिया का स्कैंडल लेकर आएं, आप दीगर स्कैंडल लेकर आएं। आप एक फराग होगी आपको मिल गई है, पंचिंग बैग, आप बार बार फराग होगी फराग होगी फराग होगी। भाई जो वज़रा थे जिन्होंने गवर्नमेंट चलाई, उनके खिलाफ आप केसेस क्यों नहीं बनाते? वो बनाए ना भाई। अगर कोई करप्शन है सिर्फ दावे मत करें, निकालें केसेस अद्वियात के, बाकी दीगर। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना
सिंपल मामला नहीं है, बस ज्यादा सियासत ही होती है, बयानात ही होते हैं यहाँ पे, फलां करप्ट फलां जो, जिस तरह पीटीआई करती रही साबित कुछ नहीं कर सकी, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। जी इख्तियार साहब, आप लोग हुकूमत में दावे तो कर रहे थे कि आटा चीनी चोर और ये सब इमरान खान को अलकाबात से नवाजा जा रहा था, अब स्कैंडल्स लेकर आए, फराग होगी से आगे भी बढ़े। बढ़ रहे हैं। ये जो चेयरमैन नेब था, जो इनकी जो उनके साथ गठजोड़ थी जावेद इकबाल को, वो आज पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं लेके आई थी उसको, ये इन्हीं की, पीटीआई ने तो अपॉइंट नहीं किया था, इन्हीं का बंदा था। और जो अपॉइंट तो पीटीआई ने नहीं किया था, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आगे बढ़ा। 4 साल जो उसने किया है वो पीटीआई के जो नेब का दफ्तर था उसने उसको पीटीआई का दफ्तर बनाया हुआ था। अब नया चेयरमैन आ जाएगा और आप देखेंगे कि अद्वियात का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, आटे का, पेट्रोलियम का, ये सारे स्कैंडल इस पे केस बनेंगे। और ये लोग जो चीख रहे हैं ना, ये इनकी चीखें ये उसी वजह से हो रही हैं, हम सबको सुनाई दे रही हैं कि ये इनको पता है कि इनके खिलाफ केसेस क्या आने वाले हैं। और जो आपने लॉन्ग मार्च 2 की बात की, आगे बढ़े ना, मैं बढ़ रहे हैं, फराग होगी से आगे बात जाएगी, बहुत आगे जाएगी, लोग तो बिल्कुल बात relax निकलेगी, हैं। बड़ी दूर तलक जाएगी, और यहाँ तक क्या कि बनी गाला तक पहुंचेगी। और आप देखेंगे, अच्छा। ये पूरी दुनिया देखेगी, ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जिनका मेरे ख्याल में आपने शायद नाम भी ना सुना हो, आपको जिक्र भी ना हो, अभी चीजें निकल रही हैं। थोड़ा सा हमें भी बता दें कैसे केसेस हैं। इमरान खान साहब ने जायदादें बना ली भाई। सर पहले से ज्यादा नहीं बताते, जितना बता दिए ये काफी है। लेकिन लॉन्ग थोड़ा मार्च कोई 2 एक केस ही बता दे, मैं बताता आपने कहा ऐसे ऐसे केसेस आएंगे, कोई एक केस बता दे। जवाब बताता हूँ जी। लॉन्ग मार्च 2 आप बताइए, कहते हैं ना बड़े पॉपुलर हैं ये लोग। ये फवाद चौधरी के साथ कितने लोगों का जुलूस था, शहबाज गिल के पास कितने लोगों का जुलूस था, शफकत महमूद कितने हजारों लोगों का जुलूस लाए थे, किसी के पास 2 दर्जन, किसी के पास 3 दर्जन। ये लोग तो, और इमरान खान खुद इतना बुज़दिल आदमी है, उस दिन उसकी साबिक अहलिया ने कहा था कि ये 2 घंटे की हवालात के लिए तैयार नहीं है, और जाके उधर दुबक के बैठ गया है केपी हाउस में, वहां से वो बाहर नहीं निकलता, उसको चाहिए यहाँ है। वो जो मर्द कलंदर होता है वो फ्रंट से जाके लीड करता है, और ये पीछे से जाके लीड करता है। ये कौन सा फलसफा है? आपने लोगों को आगे कर रखा हुआ है, आप केपी को ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। मुशर्रफ साहब आपकी तरफ आऊंगा, वक्त कम है। लॉन्ग मार्च 2 होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा? अल्टीमेटम तो गुजर गया, तो 6 दिन का दिया था इमरान खान साहब ने। और दूसरा, क्या हर्ज है इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को लाहौर से लीड कर लें, तख्ते लाहौर को हिलाएं, आप लोग भी लाहौर में बैठे हैं, बुलवाए इमरान खान साहब को, दावत दें पेशावर से बाहर निकलने की। सबसे पहली तो ये बात कि ये हमारा आईनी जमहूरी हक है और हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी बात, ये किस तरह की मज़ाक़ा खेज़ बातें कर रहे हैं। पेशावर में बैठना लंदन बैठने से बहरहाल कहीं ज्यादा बेहतर है, अल्ताफ हुसैन 2 बनने से कहीं बेहतर है। बहादुर वो है जो गवाल मंडेला, जो जेल से सीधा, जिसने प्लेटलेट्स का बहाना बना के, जो कि खुद लंदन बैठा हुआ है, इतना बहादुर है कि बेटे खुद बाहर है और बेटी को यहाँ पे छोड़ा हुआ है। लिहाजा जो लोग भेजा तो आप लोगों ने था, वो खुद भी गए थे, आप लोग भी परेशान हो गए थे, खान साहब खुद कहते हैं श्री मज़ारी अंदाजा लगाना चाहिए। और मेरी एक बात, अभी मैं बिलावल का क्लिप सुन रही थी, जो बात बिलावल ने की थी कि यहाँ पे जिस तरह बांग्लादेश बना, सिंधु देश भी बन सकता है, शराइकी देश भी बन सकता है, पख्तून देश भी बन सकता है, ऐसी कोई बात हमने नहीं की। तो क्या जरूरी है इनको कॉपी करें? मुशर्रफ साहब कॉपी करना, वो जमाते हैं जिन्हें आप लोग चोर कहती हैं, लुटेरे कहती हैं, पाकिस्तान के दुश्मन कहती हैं, अवाम इनका मुहासबा करेगी और अवाम इनका कता कलामी की माजरत चाहूंगा। मुशर्रफ साहब प्लीज सुनिए, आप लोग इन्हें चोर लुटेरे कहते हैं, गद्दार कहते हैं, उन्हीं को कॉपी करना जरूरी है, जो बातें वो करें उन्हीं से ममासरत रखती हुई बातें करना जरूरी है, ये तो आप लोग कहते हैं ना। तो फिर वही बातें उसी तरह के मिलते जुलते बयान देंगे तो फर्क क्या रहेगा? मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और हमें चार्जशीट लगाने के लिए फरा, उसके बाद वो जायदादें निकल आई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैलबरी फॉन्ट, फिर कतरी खत। तो ये बेशर्मों का चोरों का टोला है जो डिटाई से झूठ बोलते हैं, इनकी लीडरशिप भी झूठ बोलती है। ये झूठे लोग हैं, झूठे लोग झूठों को डिफेंड करते हैं, इनके पास कोई केसेस है तो बनाए, हम तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए। जहां तक रहेगी बात, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां वो बैठे हैं तो वो अपने मुल्क के अंदर बैठे हैं, लंदन भाग के बहरहाल नहीं गए, जहां इनका लीडर जाके माशाल्लाह से पनाह लेके बैठा हुआ है। बहादुर है तो उसको अभी बुला लो, आप लोगों की हुकूमत है, इख्तियार वली साहब, बुलाओ उसको बाहर से, उसे तो आए, अब शोर बंद करें ना, वहां पे क्यों अल्ताफ हुसैन की तरह पूरी की पूरी कैबिनेट को बुलाते हैं? चर्चा ना करें ना, बात करें ना, बात सुने, बात सुने, हौसला करें। आपका लीडर जो है,
पहले तो आपने पूरे- नवाज पूरे- शरीफ की बात की, हम मैं इधर आपको ही हैं। बता दूं इकबाल हम अली चाहे साहब, लाहौर ये में एक हो, मिनट, केपी में एक हो, मिनट। इंशाल्लाह हम इधर हैं। नवाज शरीफ को ठीक है, आपने तमाम बाहर मेहमानों से भेजा खता था। कलामी की माजरत चाहूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इख्तियार वली साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और समर अब्बास साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।